जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो एक एग्जाम हुआ है, सक्षमता परीक्षा, लगभग 2 से 2.5 लाख जिसमें नियोजित शिक्षक शामिल हुए थे और उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनना है, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। उनका आंसर की भी सबका लगभग आ चुका है, रिस्पॉन्स की सबों ने मिला लिया है और जहां तक मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। लगभग 90% लोग पास करने जा रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब एक लेटर आज जो आपको एक फॉर्मेट मिला होगा, ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये फॉर्मेट लगभग टीचर्स को जो है ना थोड़ा सा दुविधा में डाल दिया है, बड़ा टेंशन में डाल दिया है। तो जितने भी गुरुजन हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 4 से 5 मिनट का वीडियो देखिए, यकीनन आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों का काउंसलिंग के लिए एक लेटर जारी हुआ है जिसमें पत्रांक, हालांकि ये लेटर का आपको जीरोक्स नहीं निकलवाना है। ये लेटर तब काम आएगा जब काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। काउंसलिंग सेंटर पे जहां आपको जाना होगा, आपके डीआरसीसी में काउंसलिंग होगा, वहां पे ये लेटर आपको मिलेगा ऑफिस की तरफ से। आप जीरोक्स मत निकलवाइएगा, पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं अति के चक्कर में बहुत कुछ कर लेते हैं। आपको इसका कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। यहाँ पत्रांक ऑफिस देगा। आपका पोस्ट नेम तो पता ही है, आप एक्सक्लूसिव टीचर हैं यानी विशिष्ट शिक्षक हैं, राजकर्मी बन चुके हैं। यहाँ आपका नेम होगा, यहाँ फादर्स नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस, दिनांक और विषय। विषय जैसे 1 to 5 में कोई सामान्य विषय से है तो सामान्य डाला जाएगा, कोई 6 to 8 में मैथ साइंस से है, मैथ साइंस रहेगा, कोई 9 10 में जिस सब्जेक्ट में आपका चयन हुआ है वो सब्जेक्ट रहेगा आपका। अब इसको थोड़ा सा गौर से पहले सर पढ़ा जाए, फिर समझते हैं एक एक चीजों को और आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। यकीन मानिए, क्योंकि बीपीएससी में दोनों बार हमने काउंसलिंग को देखा है, कराया है, तो आप यकीन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर, मतलब जब परिणाम आएगा उसके आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित होने के पश्चात एवं आवश्यक दस्तावेज कागजात जब आप लेकर के सर वहां जाएंगे, आपका पहले वेरिफिकेशन होगा, तब यह लेटर दिया जाएगा। लेकिन स्वशर्त दिया जाएगा, इन शर्तों पर दिया जाएगा। किन शर्तों पर? पहला पढ़िए, इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। ये तो आपका काउंसलिंग पत्र है, कोई नहीं समझेगा सर। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपको सफल काउंसलिंग के पश्चात और सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद मिलेगा। चलिए, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, जब देना है तब दीजिए, देना तो है ही। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तब विद्यालय का आवंटन होगा। विद्यालय योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक, देखिए अति महत्वपूर्ण बात, जब तक कि इसे विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाता है। मतलब पहले विभाग के सॉफ्टवेयर पे ये अंकित होगा, उसके बाद आपका स्वीकृति, योगदान स्वीकृत माना जाएगा। विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपने संबंधित नियोजन इकाई से त्याग पत्र देना होगा और त्याग पत्र की स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा। अर्थात आपके त्याग पत्र की स्वीकृति के पश्चात ही आपका विद्यालय में योगदान होगा। यही ऐसा सेंटेंस है ना सर, ये जो नियम 2 में जिसको हम अंडरलाइन किए हैं, त्याग पत्र देने वाली बात, ये हमारे गुरुजनों के लिए एक टेंशन का सबब बन गया है। तो सुनिए सर, टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, ये लाजमी है, ये हुआ है। बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी हमारे जितने शिक्षक साथी गए हैं, अगर वो पूर्व में नियोजित थे या किसी अन्य विभाग में कार्यरत थे तो उनको पहले रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद गए हैं। इवन बिहार सरकार के ही शिक्षा विभाग में अगर वो थे तो उन्होंने पहले रिजिग्नेशन दिया, तब जाकर के विद्यालय योगदान किया। कहीं कहीं तो पदस्थापना पत्र लेने से पूर्व रिजिग्नेशन देना पड़ा। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक चीज था। तो ये आपको डरा रहा है तो इस चीज को समझ लीजिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपका नियोजन इकाई सर बदल रहा है, क्योंकि आप क्या थे? नियोजित थे। अब क्या जा रहे हैं? राजकर्मी बन रहे हैं। आप क्या थे? कोई प्रखंड संवर्ग में थे, कोई ये पंचायत में थे, अब आप जिला संवर्ग में जा रहे हैं। तो
आपको अगर राज्यकर्मी का टोटल फैसिलिटी बन रहा है, आप बिहार सरकार पूर्ण रूप से आपको अपना सेवक मानने जा रही है, तो ऑब्वियसली आपका संवर्ग चेंज हो रहा है और वैसी स्थिति में आपको रिजाइन करना ही होगा। इसलिए भी करना होगा क्योंकि मान लीजिए आज आप केवल विरमण पत्र लेकर के जाते हैं, जैसा यही मांग रखा जाएगा हम लोग विरमित होकर के जाएंगे। अगर सर विरमित होकर के आप जाते हैं और कल किसी नए नियोजन इकाई में जाते हैं, एक तरह से आपका जॉब ही चेंज हो रहा है और वहां अगर आपको मन नहीं लगा, अभी तो राजकर्मी बनने वाला जोश है, आप चले गए जोश जोश पे 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर कहीं देगा चले जाएंगे, राजकर्मी बन गए। अब क्या हुआ, वहां आपका हो सकता है मन नहीं लगा, तो उस स्थिति में आप क्या चाहेंगे, हम फिर से नियोजित शिक्षक के रूप में जहां थे वहां चले जाएं। तो विरमण की स्थिति में आप वहां से पुनः विरमित होकर के रिज्वाइन करने का फाइट कर सकते हैं। तो ऐसी सरकार ये स्थिति क्यों उत्पन्न होने दे कि आपको पुनः जो है फिर से नियोजित शिक्षक के पद पे लाए, ये कहीं से भी सही नहीं है, लॉजिकल नहीं है। आप हमेशा अपने फायदे को मत सोचिए। दूसरी बात, ये हम क्यों डरे, रिजाइन करने से हम इसलिए भी नहीं डरेंगे क्योंकि देखिए अगर आपको जो लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो थेसिस देंगे या जो दे रहे हैं, सुन लीजिए, जो 2003 से काम कर रहे हैं, 2006 से काम कर रहे हैं, 2011, 12, 14, 17, 22 वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा तो काम जीरो हो जाएगा, हम फिर से जो होंगे। नहीं सर, आपका काम जीरो नहीं होगा। मान लीजिए 2006 से जो कार्यरत हैं नियोजित शिक्षक, उनका अभी जो पे मैट्रिक्स लेवल होगा 10, 12 या 13 होगा। पे मैट्रिक्स लेवल कितना होगा इनका पे मैट्रिक्स लेवल आप चेक कर लीजिएगा। पे मैट्रिक्स लेवल सर आपका कितना होगा, 12 या 13 होगा। तो अगर इस पे मैट्रिक्स के लेवल के हिसाब से सरकार आपको ऑलरेडी कह रही है, आपको वो प्रेस विज्ञप्ति उस दिन ये गजट जारी हुआ है, उसमें 12वां पे स्केल हम यदि आपको देंगे, 12वां पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल देंगे, तो इस हिसाब से आपका बेसिक बनेगा और बेसिक के हिसाब से भी अन्य भत्ते जोड़े जाएंगे, चाहे वो डीए हो या फिर आपका अलाउंस हो, कोई भी अलाउंस हो, तो वो इसी हिसाब से सर जब जुड़ रहा है और आपका वेतन भी नेट पे भी इसी हिसाब से बन रहा है, तो आपका जीरो कहाँ काम माना जा रहा है, आपका फ्रेशर वाला तो सैलरी नहीं मिल रहा है, आपका काम जीरो नहीं हुआ। मेन यही होता है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर शून्य होता तो ये नहीं मिलता, अगर ये मिल रहा है तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग शून्य नहीं है, बस रिजाइन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप राजकर्मी इस दिन से बने, तो वो अलग एक संवर्ग होगा, आपका एनपीएस होगा। अभी तक ईपीएफ कट रहा था, अब एनपीएस कटेगा, तो सब कुछ परिवर्तन होगा। इसलिए ये क्या करेगा, रिजाइन करवाएगा, मतलब त्याग पत्र देना होगा। ये फायदा अगर मिल रहा है, जैसे अगर कोई शिक्षक साथी 2022 में ज्वाइन किए हैं, तो देखिए इनका पे मैट्रिक्स लेवल जो होगा वो लेवल देखिएगा आप चेक करके, ये 3 होगा। तो 3 के हिसाब से अगर 29,000 कुछ बनेगा इनका बेसिक। अगर इतना बेसिक बन रहा है, गवर्नमेंट बिहार सरकार आपको इतना दे रही है, तो आपका काम जीरो नहीं मान रही है। आप समझ लीजिए, इस चीज को कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल विभागीय बातें और ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है सर। जब आपका सब कुछ हो जाएगा, योगदान से पहले ना रिजाइन करना है, तब तक स्कूल देख करके आ जाइएगा सब जगह, उसके बाद रिजाइन कीजिएगा, अस्थिर से रिजाइन कीजिएगा। बस आपको अगर पेमेंट पे मैट्रिक्स लेवल मिल रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है और कोई परेशानी की भी बात नहीं है, सॉरी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद आ जाइए, संबंधित विद्यालय में योगदान की तिथि से आप बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 2 के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे। उक्त तिथि से आपकी सभी सेवा शर्तें, वेतन, स्थानांतरण इत्यादि नियम के हिसाब से होगा। ये तो सही है, राजकर्मी बनिएगा, सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आप सफल काउंसलिंग के पश्चात अथवा नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं और उसकी प्रविष्टि विभागीय सॉफ्टवेयर में नहीं होती है, तो काउंसलिंग पत्र तथा नियुक्ति पत्र वो रद्द माना जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। यह काउंसलिंग पत्र आपको इस शर्त पर निर्गत किया जा रहा है कि आपके विरुद्ध कोई विभागीय मतलब कोई जांच वूंच नहीं चल रहा है, केस वगैरह नहीं है, किसी प्रकार का कदाचार में आप संलिप्त नहीं पाए गए हैं, उसी आधार पे आपको दिया जा रहा है। अगर आप विभाग को बाद में पता चलेगा कि आप किसी कदाचार में या आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, तो आपका नियुक्ति, आपका नियोजन रद्द किया जा सकता है।
ये हो गया सक्षमता परीक्षा में समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। चलिए ये सब तो ठीक है। एक बार विद्यालय में योगदान कर लेने के पश्चात आप पुनः अपनी नियोजन इकाई में वापस नहीं जा सकते हैं ऑब्वियसली सर, इसीलिए तो आपको क्या होगा, रिजाइन करवा रहा है, समझ गए। तो यही चीज था, जो बेसिक चीज था रिजाइन करवाने के पीछे, कि आप पुनः अपने विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, समझ गए। तो यही था मोटा मोटी, थोड़ा सा सिस्टम ऑफ हो गया है टेक्निकल इशू के कारण। चलिए, तो ये चीज जो था, जो जानकारी साझा करना था वो हमने किया। आप बिल्कुल ऑथेंटिक बातें किए हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में भी काउंसलिंग करवाए, 2 में भी उसमें सम्मिलित हुए, हालांकि ज्वाइन दोनों में नहीं किए, वो अलग बात है। तो आपके साथ ऑथेंटिक चीजें साझा किए हैं, आप यकीन कर सकते हैं आंख बंद करके। मिलते थे, मिलते हैं और मिलते रहेंगे। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।